इंद सदवंदियाडम तिहुअड़हिद मधुर विसद वक्काडम अंतातीद गुणाणम रमोजिणाणम जिद भवाणम रमोजिणाणम जिद भवाणम। रमोजिणाणम मित्रों, भाषा का संबंध मानव समाज के साथ वैसा ही है जैसा कि संस्कृति का, क्योंकि मानव समाज के साथ संबंध होने से उसका सीधा संबंध संस्कृति से होता है और इसीलिए संस्कृति के विकास के साथ साथ भाषा का विकास भी जुड़ा हुआ है। आज प्राचीन भारत में विशाल ज्ञान निधि के रूप में प्राकृत भाषा सुरक्षित है। प्राकृत आगमों में प्राकृत भाषा के माध्यम से जो ज्ञान निधि है वो सुरक्षित है, लेकिन आज हम उसके संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम प्राकृत भाषा को ज़रूर पढ़ें। हम सभी को प्राकृत भाषा का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए और ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि वर्तमान में कई माध्यमों धारा कई विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है। कई अनेक विद्वान इस क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। आपने ये जो ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी यानी श्रुत पंचमी यानी जिसे हम प्राकृत दिवस के रूप में मनाते हैं, ये जो व्याख्यान माला हम प्रसारित कर रहे हैं, इस व्याख्यान माला का प्रयास यही है कि हमारे जितने भी प्राकृत भाषा और प्राच्य विद्या से जुड़े हुए विद्वान हैं, हम उन सभी को आपसे रूबरू कराएं जिन्होंने विभिन्न संघर्षों द्वारा प्राकृत भाषा और प्राच्य विद्या का संरक्षण और संवर्धन करके अपना पूरा जीवन उन पर समर्पित कर दिया और हम उनके अध्ययन, अनुसंधान, उनके अनुभव, उनके संदेशों को सुनकर प्रेरणा ले और इस ओर कार्य करने के लिए हम भी अपना मार्ग प्रशस्त करें। अब तक आपने इस श्रृंखला के माध्यम से दो विशिष्ट विद्वानों को सुना, जिसमें प्रथम श्रृंखला में सर्वप्रथम वाराणसी के जैन विद्या एवं प्राकृत भाषा के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी को आपने सुना, जिनका विषय था प्राकृत भाषा का वैभव। प्रोफेसर प्रेमी ने प्राकृत भाषा के वैभव के माध्यम से हमें प्राकृत भाषा के विभिन्न आयामों से परिचित कराया। उन्होंने विभिन्न बिंदुओं को रखा, चाहे वो प्राकृत की ऐतिहासिकता हो, चाहे वो प्राकृत भाषा की प्रासंगिकता हो। उन्होंने समग्र रूप से इस अपने व्याख्यान को बहुत ही सुंदर रूप में रखा हम सबके सामने। और इसी क्रम में जो दूसरी श्रृंखला थी उसमें हमने उदयपुर के जो प्राकृत भाषा और साहित्य के विशिष्ट विद्वान, वरिष्ठ विद्वान हैं, आदरणीय प्रोफेसर प्रेम सुमन जी जैन जी, जिनका विषय था प्राकृत कथा साहित्य का वैशिष्ट्य। उन्होंने इस विषय को बहुत ही सुंदर तरीके से रखा, बहुत ही सुंदर रूप में, बहुत ही जानकारी के साथ सूचनाएं बहुत सारी दी और बहुत ही सारगर्भित रूप में उन्होंने अपने व्याख्यान को प्रस्तुत कर हम सभी दर्शकों को, हम सभी सुनने वालों को लाभान्वित किया। इसी श्रृंखला में आज यानी इस व्याख्यान माला की तीसरी श्रृंखला में हम आज आपसे वर्तमान के सबसे वरिष्ठ और सबसे युवा विद्वान से आपको रूबरू कराएंगे, जो कि दर्शन शास्त्र के, मूलतः दर्शन शास्त्र के प्रकांड विद्वान होते हुए भी उन्होंने प्राकृत और अपभ्रंश भाषा तथा साहित्य का प्रचार प्रसार किया है। निरंतर उसके प्रचार प्रसार में वो संलग्न हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय प्रोफेसर कमल चंद जी सौगानी जी की। जी हाँ सर, आपके बारे में क्या कहूँ। 90 दशक से ज्यादा वय होने के बावजूद आपने इस विद्या के विकास के लिए स्वयं संलग्न रहते हुए भी कई पीढ़ियों के
शिष्य प्रशिष्य के रूप में आपने इस विद्या में कई लोगों को पारंगत किया, प्रवीण किया और निरंतर प्रवीण कर रहे हैं और इस कार्य में संलग्न हैं। आपने हिंदी माध्यम से प्राकृत भाषा, व्याकरण, साहित्य में प्रवेश के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है। यही कारण है कि आप और आपकी शिष्य मंडली देश और विदेश में प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषा तथा साहित्य का नई तकनीकों से, नए माध्यमों से, आधुनिक माध्यमों से प्रचार और प्रसार कर रही है। आपने इसी विषय पर लगभग 50 से भी ज्यादा ग्रंथों का लेखन एवं संपादन कार्य किया है और हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है कि आपके इन्हीं महनीय योगदानों को देखते हुए, इन्हीं सेवाओं के लिए भारत सरकार ने आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। आप प्राकृत भाषा एवं साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं और आज की जो प्रस्तुति है, आज की जो व्याख्यान माला है, मैं सूचना दे दूं अपने दर्शकों को, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हम सर का वीडियो लेने में, वीडियो व्याख्यान जो है उसको वीडियो में लेने में हम इस बार असमर्थ हो गए, लेकिन हमने ऑडियो में लेने में सफलता पाई है और मैं बहुत आभारी हूं सर का कि उन्होंने हमारी इस आग्रह को स्वीकृति प्रदान की और हम इस ऑडियो, या जो आपका ऑडियो व्याख्यान है, हम इसको पूरा सुनेंगे और हम इसको पूरा समझेंगे और इससे प्रेरणा लेंगे। और ये जो आपका आज विषय है कि प्राकृत भाषा का अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो हम इसी संदर्भ में आपसे जानेंगे और ये भी जानेंगे कि युवाओं को प्राकृत भाषा के प्रति जागरूक कैसे किया जाए और इसकी क्या उपयोगिता है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत आभार और मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने व्याख्यान को प्रारंभ करें। वैदिक काल से प्राकृत एक समृद्ध भाषा रही है। प्राकृत की कुछ विशेषताएं ऋग्वेद के कुछ शब्दों में, ध्वनियों में, प्राकृत की विपत्तियों में और वाक्य रचना में मिलती है। प्राकृत भाषा वैदिक काल से पतंजलि के समय तक लोक भाषा, लोक व्यवहार की भाषा रही है। वैदिक व्याकरण और शब्दों का प्राकृत से नाना स्थलों में सामने है। महावीर ने मौर्यों के काल में तो प्राकृत राजभाषा थी ही, किंतु इसका विक्रम सातवाहनों के काल में भी चलता रहा। दक्षिण की भाषाएं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, तमिल, मलयालम प्राकृत से अधिक मेल खाती हैं। कालिदास के नाटकों में प्राकृत भाषा का अत्यधिक उपयोग इस बात का प्रमाण है कि उनके समय में प्राकृत बोलने वालों की संख्या अधिक थी। अभी एक पुस्तक हमारे पास आई है, श्रवण संस्कृत की लौकिक धारा प्राप्त जन प्रेमी की। उस पुस्तक में तो इतना जबरदस्त काम किया है कि हमारी प्राकृत भाषा को तो वैदिक काल से पहले ले जा रही है। और उन्होंने लिख दिया है कि राष्ट्र जो वैदिक काल में थे वो सारे राष्ट्र प्राकृत भाषा बोलते थे। ये उनका पुस्तक कितना महत्वपूर्ण है कि हम चाहेंगे देश के विद्वान इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, इससे हमको मालूम पड़े कि प्राकृत भाषा तो महावीर से प्रारंभ नहीं हुई, बल्कि इससे बहुत हजारों साल पहले ये मौजूद थी। महावीर नाशक कर दिया कि सारी भाषाएं प्राकृत भाषा से निकली हैं। महावीर तथा उसके चारों
और दूर दूर तक के विशाल जनसमूह की मातृभाषा प्राकृत थी। इसीलिए आदमी ने जनता के सांस्कृतिक विकास के लिए प्राकृत भाषा का आश्रय लिया। इसके परिणाम स्वरूप धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और विविध विधाओं में जो परिपूर्ण आदमी एवं आधुनिक साहित्य के निर्माण की प्रेरणा हमको मिली। जन भाषा प्राकृत में महावीर उद्देश्य देकर सामान्य जनों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त किया। भाषा संप्रेषण का माध्यम होती है, इसका जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। जीवन के उच्चतम मूल्यों की जन भाषा में बहुत प्रस्तुत करना प्रजातांत्रिक दृष्टि है। आप जानते हैं कि महावीर ने जो जन भाषा में सारा निर्देश दिया, यही जो देश हमने संकलित किया है, वही महावीर की वाणी है जो लोक भाषा में प्रभावित है। जन विद्वानों को तो ज्ञान धर्म दर्शन आगम को सम्यक रूप से सिद्धांत करने के लिए प्राकृत भाषा में पारंगत होना ही चाहिए। हर्ष का विषय है कि आज विद्यार्थी व विद्वान विभिन्न कारणों से संस्कृत व अंग्रेजी तो पढ़ रहे हैं, किंतु खेद है उनकी प्राकृत पढ़ने में रुचि नहीं है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। ज्ञान सत्यज्ञान की विद्यार्थी को प्राकृत भाषा का ज्ञान के बिना आगम का प्रामाणिक ज्ञान मिलना संभव नहीं है। बंधुओं, ये समझने की बात है कि विद्यार्थी व विद्वान अंग्रेजी व संस्कृत के निष्णात बनना ही चाहिए उनको, उन्हें चित्र के भाषा की भाषा प्राकृत को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि जिन लोगों को अंग्रेजी व संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वे प्राकृत जैसी सरल भाषा को सफलतापूर्वक पढ़ सकते हैं। आज तो प्राकृत पढ़ाने की ऐसी पद्धति विकसित कर ली गई है जिससे कोई भी विद्यार्थी हिंदी व अंग्रेजी के माध्यम से प्राकृत सीख सकता है। अतः उनका अवसर मिलने पर प्राकृत पढ़ना नहीं भूलना चाहिए। बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश में कुछ संस्थाओं ने प्राकृत को हिंदी से पढ़ाने का कार्य शुरू किया है। सन 1978 में जब उदयपुर में प्राकृत विभाग खुला तो उन्होंने प्राकृत को हिंदी से पढ़ाने का बहुत सफलतापूर्वक प्रयास किया। यहाँ डॉक्टर प्रेमचंद जैन, डॉक्टर उदयपुर जैन, डॉक्टर गंगूर जैन, इन तीनों ने मिलकर प्राकृत को हिंदी के माध्यम से पढ़ाया और वह बहुत सफल हुए। बंधुओं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर प्रेमचंद जैन की प्रसिद्ध पुस्तक है प्राकृत स्वयं शिक्षा। इस पुस्तक में प्राकृत का बहुत विकास किया है। एक बार मेरे पास विद्यार्थी फोन आ गया, उसने कहा सर हमको आपके प्राकृत रहना शुरू चाहिए। मैंने कहा आपका कैसे पता चला? बंधु आप आश्चर्य होगा। तो विद्यार्थी ने कहा कि साहब डॉक्टर प्रेमचंद की किताब में लिखा हुआ है कि मेरी पुस्तक पढ़ने के बाद आप प्राकृत रहना शुरू डॉक्टर सोगानी की लिखी पुस्तक को पढ़ें। आपसे चकित हो गया। ये ऐसे विद्वान इतने उदार होते हैं, दूसरे विद्वानों को भी बहुत सहयोग करते हैं, जो उनकी विशाल विचारा का परिचय है। बंधुओं, डॉक्टर ये तो इतना बड़ा काम किया है कि हमको ग्रंथों का अनुवाद करते समय कई दिक्कत नहीं आती। उनका प्राकृत हिंदी कोश तो चीन वाली हमारे हर विद्वान की श्रेणी में रहते और वो इसको हम इस कार्यक्रम करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। वे प्राकृत के काव्य लिखने में निष्णात हैं। उन्होंने सदैव कोशिश की है कि प्राकृत का प्रचार करें और यहाँ हिंदी लोग जो प्राकृत करते हैं ये इससे प्रसिद्ध हो गए हैं कि हिंदी लोग उनको बुलाकर प्राकृत के व्याकरण के बारे में अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। और जो 1988 में दिगंबर जैन से श्री महावीर जी ने ग्रंथ साहित्य अकादमी की स्थापना करते हुए थी। उद्देश्य हमारा ये था कि हम जो कुछ करेंगे वो हिंदी के माध्यम से करेंगे, हम दूसरी पद्धति का उपयोग नहीं करेंगे।
और उन्होंने स्थापना की और मैं उसका डायरेक्टर मानद डायरेक्टर बनाया गया। तो आपका आश्चर्य होगा, मैंने सबसे पहले शासक भाषा को पत्राचार के माध्यम से चलाना प्रारंभ किया। ये से पहला प्रयोग था, लेकिन स्वयं के लोगों ने शासक पढ़ना शुरू किया तो शासक पढ़ करके उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। हम परीक्षा व्यवस्था तो आगे के जैसा संस्थान है, हर सारी व्यवस्थाएं वो अच्छी होती है। वहाँ परीक्षा व्यवस्था, फीस व्यवस्था, पुस्तक की व्यवस्था पूरा व्यवस्थित कार्य में होता है। तो लोगों को देश के अंदर हमारा ये संस्थान प्रतिष्ठित हो गया। एक काम हमने और किया, हमारा उद्देश्य था कि जो लोग शासक पढ़ना चाहते हैं शासक को हिंदी के माध्यम से पढ़े। हमने एक प्रयोग और किया, उस समय वर्तमान आदमी कोटा से खुद थी। उसको खोलने से हमने सोचा कि अगर कोटा में शासक के कोर्स से चला जाए तो लोग ज्यादा पढ़ेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने वहां से वाइस चांसलर आप शासक सर्टिफिकेट कोर्स चलेंगे, तो जैसे तैसे प्रयास करके हमने कोर्स चालू किए। कौन लिखेगा उन कोर्स सर्टिफिकेट के अंदर, बड़ी दिक्कत आई। जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज उस कोर्सेस को लिखने के लिए शासक भाषा अकादमी, अभ्यंतर साहित्य अकादमी, उदयपुर का विभाग, डॉक्टर धर्मचंद जैन, डॉक्टर सुखरा सिंधु और थोड़े से विद्वान और इन्होंने मिलकर शासक के रिलेशंस को उन पत्रों को लिख दिया और हमारा कोर्स सबसे तैयार हो गया। ये देश में पहला ओपन यूनिवर्सिटी है जहाँ शासक और अभ्यंतर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पत्राचार के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनका मीडियम हिंदी होता है। हिंदी आप समझो कि आज हिंदी भाषा के माध्यम से जो हम शासक आ रहे हैं, उससे इतना लाभ हमको मिल रहा है कि सैकड़ों लोग जुड़ रहे हैं उससे। मतलब केवल अभ्यंतर साहित्य अकादमी में 4 साल तक शासक का शिक्षण प्राप्त किया है। आज ये विषय के गर्व है। हमारे विद्यार्थी ने हमारे अभ्यंतर साहित्य अकादमी का नाम ऊंचा किया है। इन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से परीक्षा लेते हैं, पुरस्कार देते हैं, पता नहीं क्या क्या काम शुरू कर दिए। मैं तो घबरा गया, इतना ज्ञान दिए उनको व्हाट्सएप पद्धति का कैसे बात से आया। एक और आश्चर्य की बात हुई, वो आश्चर्य था कि चेन्नई की डॉक्टर प्रियदर्शना जैन ने अभ्यंतर साहित्य अकादमी के माध्यम से शासक शिक्षण प्राप्त किया और उन्होंने उस शिक्षण का प्रचार अपने चेन्नई में कर दिया और चेन्नई के लोग पढ़ने लगे। और दूसरी बात और हुई, तो वो पहले टीचर हैं शासक की, जो अंग्रेजी की किताबों को भी शासक के किताबों को भी पढ़ाती हैं, क्योंकि हमारी अकादमी में अंग्रेजी में भी शासक का सारा तैयार किया है। मैं आपको आज के बातें बता रहा हूँ। डॉक्टर स्वतंत्र जैन इंटेलिजेंस समय उसके डायरेक्टर मेरे विद्यार्थी जी थे, उन्होंने विदेश में शासक का प्रचार करना शुरू किया। तो शासक सफल होने में नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उन्होंने प्रारंभ किया है और वो प्रारंभ कब तक चलेगा मुझे मालूम नहीं। इसलिए देखते हैं संस्थाओं में और बच्चों में इस प्रकार शासक को हिंदी के माध्यम से पढ़ाने का प्रयोग किया। आज तो संस्था है कि अभी नहीं अपना रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले भविष्य में ये लोग भी इस पद्धति को अपनाएंगे और शासक का प्रसार और भी तेजी से होगा। गृहस्थ तत्व कार्य हुआ, लेकिन बिना आचार्यों के हम कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आचार्य विज्ञान में निराज में लाल बहादुर शास्त्री संत विद्यापीठ में शासक का निवास हुआ है और शासक के पुरस्कार प्रारंभ हुए और जो सुख पंचमी का जो शासक बनाने का कार्य है, ये भी आचार्य विद्यापीठ महाराज की भी देन है।
इस तरह से अपहरण साहित्यकार की अपनी स्थापना की, उसमें आचार्य विद्यानंद जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने प्रागत्य प्रसार के लिए अपना जीवन खड़ा दिया और विश्वविद्यालय स्तर के ऊपर, यूजी स्तर के ऊपर जब नेट की परीक्षा होती है उसको भी आचार्य विद्यानंद महाराज ने ही शुरू करवाया, बंद होने से पहले शुरू करवाया। आप अंदाज कर सकते हैं, इतना जब तक आचार्य का आशीर्वाद न मिले तब तक काम नहीं कर सकता। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आचार्य ज्ञानानंद जी महाराज ने, तो श्रीनगर के आचार्य हैं, उन्होंने उदयपुर के अंदर सागर अहिंसा प्रातः संस्थान की स्थापना की और वहां पर डॉक्टर सारानंद ज्ञान को हमने नियुक्त किया डायरेक्टर, और वहां से उन्होंने प्रातः का बहुत सारी पब्लिश किया, पठान पाठन को शुरू किया और पुराना साहित्य जो पब्लिशिंग हुआ था उसको पब्लिश किया। बंधुओं, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको बैठे हो, बड़ा काम जैसे हुआ। आपको आगे हो बताऊं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य सुधा सागर जी महाराज ने बहुत लेट, लेकिन फिर भी उन्होंने दिगंबर जैन श्रवण संस्कृत संस्थान जयपुर उसमें कंपटीशन किया कि सब लोग प्राकृत भाषा पढ़ेंगे और आपको आश्चर्य होगा, अपहरण साहित्य अकादमी के विद्वान वहाँ प्राकृत भाषा पढ़ाने जाते थे और वहाँ टीचर तैयार हो गए और आज वहाँ सारे विद्यार्थियों को प्राकृत पढ़ना अनिवार्य होता है। बंधुओं, आप समझ लें कि हिंदी का माध्यम होने के बाद प्राकृत का कितना काम शुरू हुआ। आचार्य कुछ विशेष आचार्य महाप्रज्ञ जैन विश्वास की स्थापना की और उनका मुख्य उद्देश्य था प्राकृत भाषा का प्रचार और रहने के स्तर पर उनका पत्राचार थे, करस्पॉन्डेंट कोर्स चलाया। लेकिन ये हमारी पद्धति को अपनाने में उनको टाइम लगेगा इस पद्धति को अपनाने में। हम सर जानना चाहेंगे कि प्राकृत भाषा की क्या उपयोगिता है और इसे पढ़ना क्यों आवश्यक है। मैं समझता हूँ इन आचार्यों ने हमको आशीर्वाद दिया और तो और प्राकृत विद्या इसको डॉक्टर सागर जैन संपादन करते हैं वो बहुत अच्छी शिक्षण की पत्रिका चल रही है। डॉक्टर अम्बेकांत जैन तो प्राकृत भाषा का कोर्स करा दिया, डॉक्टर अरिहंत को जिन्होंने प्राकृत टाइम्स ही करा दिया। मैं कहता हूँ लोगों में कितना उत्साह है और लोग आज उपयोगिता के बाद सोचते हैं, अगर उपयोगिता नहीं होती तो ये लोग इसकी मेहनत क्यों करते हैं। उनको मालूम है कि हमारी संस्कृति की रक्षा इसी से हो सकती है। बंधुओं, मैं बात और कहना चाहता हूँ कि जैन विद्वानों को तो जैन धर्म दर्शन आगम के संबंध करने के लिए प्राकृत भाषा में पारंगत होना चाहिए। किंतु जो आज खेद है कि संस्कृत अंग्रेजी जो लोग पढ़ रहे हैं किंतु प्राकृत पढ़ने में रुचि नहीं है, ये स्थिति बहुत चिंताजनक है। बंधुओं, आप ये समझिए प्राकृत की रक्षा करने के लिए आज कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बात और बता रहा हूं, इतना काम करने के पश्चात भी अभी हम ये संस्थाएं खोलते हैं, कम लोग पढ़ने आते हैं। हमारा साधु समाज, हमारे ब्रह्मचारियां, हमारा मुनि वर्ग अभी ताकत की और खूंटों से झुका नहीं है। इसलिए हम ये प्रयास करें कि ये लोग शौक उठे। बंधुओं, पूर्ण के प्रयास हुए भ्रष्टाचारी, उनको चिंता हुई कि हमारा साहित्य लोप हो जाएगा, तो उन्होंने उनके पास जो मुनि भेजे थे और जोड़ी और भूत बनी, उन्होंने सत्संग रचना की। बंधुओं, तो कहने की बात नहीं है उस जमाने में। आचार्य सिंह ने दक्षिण में बैठकर न तमिल लेख है, वहाँ सारा साहित्य प्राकृत में लिखा। अब प्राकृत की भक्ति नहीं है, उनकी भक्ति है। आचार्य नहीं चंद्र ने छोड़ उनका में बैठकर व्यवसाय रचना की। बंधुओं, इन लोगों ने दूर देश में बैठकर भी प्राकृत में साहित्य लिखा
क्योंकि महावीर की भाषा प्राकृत से जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अगर हम जिंदा नहीं रखेंगे तो हमारी संस्कृति लोप हो जाएगी। हम छठ लगन करते हैं, हम आचरण करते हैं, आचार करते हैं, लेकिन हमारी उनकी भाषा के प्रति उदासीनता होती है। हम अनुवाद से पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको उनकी भाषा में क्या लिखा हुआ है इसका कोई पता नहीं होता है। क्या हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, हम महावीर की बात कहें, अगर हमको प्राकृत भाषा के महत्व का पता नहीं है तो आप मुझे बताएं महावीर का अनुयायी होने का अर्थ क्या है। खाली अनुयायी होने से काम नहीं चलता। जब तक आपको आपके सांस्कृतिक भाषा का पता नहीं होगा तब तक आपका अनुयायी होना, प्राकृत भाषा के महत्व को न समझना, मैं समझता हूँ बहुत खेदजनक है। आप समझिए कि आज प्राकृत भाषा का बहुत विशाल साहित्य है। डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन ने किताब लिखी प्राकृत साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नवीनचंद जैन ने पुस्तक लिखी प्राकृत साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन, प्राकृत इतिहास। पुस्तकों को देख के खुद भरा रहता है। इसका विशाल साहित्य ऐसी कौन सी विधा है प्राकृत की जो हमारे आचार्य ने काम में नहीं ली, चाहे आगम हो, चाहे साहित्य हो, चाहे व्याकरण हो, सब ने अपना दखल दिया। लेकिन करें क्या? प्राकृत पढ़ने वाले नहीं मिलते हैं। प्राकृत पढ़ने वाले जो मिलते हैं वो सोचते हैं कि करके क्या करेंगे। बंधुओं, तो अर्थ शब्द नहीं होता। अर्थ आप बहुत तरीके से कमा सकते हैं। अगर संस्कृति की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। अगर हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी तो हम जीवन चलवा करके क्या प्राप्त करेंगे? हम एक प्रकार से हमारा प्रभाव समाज में खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को प्राकृत भाषा का अध्ययन बहुत तेजी से करवाना चाहिए। अगर आज कोई आदमी किसी संस्कृति को नष्ट करना चाहता है तो वो उसकी भाषा को बढ़ा दे। अगर जो संस्कृति अपनी भाषा को भूल जाती है वो संस्कृति समाप्त हो जाती है। तो आप बताइए, आप संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं क्या बचाना चाहते हैं? आप अगर आर्थिक दृष्टिकोण की चीजें देखना चाहते हैं तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण आपके पास है? अरे बंधु हो, अगर हमारे पास आज आचारण नहीं होता, अहिंसा का संदेश हमको कहाँ से मिलता? मैं आपको आचारण का अहिंसा का जो वाक्य सुनाता हूँ, आपका आश्चर्य होगा। ऐसा वाक्य दुनिया के साहित्य में कोई नहीं मिलेगा। आप जरा सुनिए, मैं स्पष्ट करता हूँ आपको। सर्वे प्राणान्य हंतव्या, न अज्ञावेयद्वा, न परिभेतव्या, न परितावेद्वा, न उद्योगेयद्वा, ऐसे धर्मो शुद्ध शासन है। किसी प्राणी की हिंसा मत करो, किसी प्राणी को आज्ञा मत दो, किसी प्राणी को गुलाम मत बनाओ, किसी प्राणी को संताप मत दो, सुख मत दो, तब किसी प्राणी को उत्तेजित मत करो। यही शुद्ध और शास्त्र धर्म है। अरे धर्म की व्याख्या दुनिया में किसी ने किया आज तक? हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म की बातें करते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने कहा भैया शास्त्र धर्म तो अहिंसा का धर्म है। मैं कहता हूँ आचार्य ने कहा चारित्रम फल ब्रह्म, चारित्रम फल ब्रह्म लिखकर उन्होंने कह दिया गम्मो जो सो समो। कर्म जो है जो समत्व है। अरे कर्म की व्याख्या है समत्व। अगर ये बात पे ये ताकत नहीं होती तो ये सारे बात के हमारे खो जाते न केवल
भारतीय संस्कृति का बल्कि विश्व की संस्कृति की जो हानि होती वो हम कल्पना नहीं कर सकते। हम जो आपका दायित्व है कि आपको जैन संस्कृति बचाने की बात न करें, आपको विश्व संस्कृति को बचाना है। तो भगवान महावीर ने जो अहिंसा का उपदेश दिया और ताकत के माध्यम से दिया, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक बन गया। फिर आप पूछते हैं उपयोगिता क्या है? प्राकृत भाषा की उपयोगिता है हमारी संस्कृति की रक्षा प्राकृत भाषा को पढ़ने से ही होगी। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आप सकते हैं कि हम एक आदमी जो अपरिचित है प्राकृत भाषा से, उसको हम परिचय कैसे दें? समझो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप विद्यार्थी को आज जो हिंदी शब्द बोलते हैं उनको इकट्ठा करके बताइए, जैसे जो आप बोल रहे हैं जो प्राकृत है, तो समझ उसको आश्चर्य होगा, अरे हम ताकत बोल रहे हैं, तो वो ताकत बोल रहे हैं, ऐसे क्रियाएं, ऐसी संज्ञाएं, अरे उसको आज पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ नृत्य मैंने नाचना होता है, अरे आज भी ताकत है और नाचना है। इस तरह से अगर उसको हम ताकत शब्दों से परिचय करा देंगे तो उसकी ताकत पढ़ने में रुचि पैदा हो जाएगी। आप शायद ये पूछना चाहते हैं इस ताकत का भविष्य क्या है? समझो, संस्कृति को बचाना है तो आपको ताकत बढ़ाने के रास्ते खोजने पड़ेंगे। मैं ये कहता था हर आदमी ताकत पड़े, ताकत पड़े, हमारी हर धर्मचान में ताकत पड़े। अगर मुझे ताकत पढ़ लेंगे तो समाज अपना ताकत और ताकत का भविष्य ताकत का भविष्य उज्ज्वल। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सामाजिक के लिए काफी प्रयास किए ही जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी भारतीय प्राचीन प्राकृत भाषा है उसको बढ़ावा देने हेतु सरकारी स्तर पर भी किस प्रकार के प्रयास होने चाहिए? अब आप देखिए, जब हमने तो प्रश्न पैदा हुआ कि सरकार क्या कर रही है, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है। एक कमेटी बनाई है कि हम एक सेंट्रल ताकत का संस्थान खोलें और खोलकर उसे ताकत भाषा को पढ़ने पढ़ाने की पूरी व्यवस्था करें। मैं समझता हूँ हमारे इन प्रयासों का फल है, हमारे इन प्रयासों की, हमारे लोगों की मेहनत का फल है। आज डॉक्टर विंसमन जैन, डॉक्टर बच्चन जैन, डॉक्टर फुलकन जैन, डॉक्टर सब लोग इस काम में लगे हैं कि हम सेंट्रल संस्थान खोल दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि सफल होने से राज्य स्तर पर भी ताकत प्रारंभ कर सकेंगे, तो ताकत को बचाने में हमको बहुत सहायता मिलेगी, विश्वास है। जी सर, तो बहुत अच्छा आपने ये हमें कि प्राकृत भाषा के अध्ययन की ओर और जागृति प्रदान की जाए, और विशेषकर युवा वर्ग के लिए। युवा वर्ग, तो युवा वर्ग को अच्छी की आवश्यकता रहती है। हम संस्थाओं में हम तो अपने जैसे काम समझते हैं हम यही करें। अगर महिलाओं को प्रेरित करेंगे तो ताकत का प्रचार बहुत तेजी से होगा और युवा वर्ग भी ताकत पढ़ने लगेगा। तो युवाओं को समझाएं कि आप अर्थ की व्यवस्था दूसरे साधने से करिए। आप संस्कृत पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, आप इतिहास पढ़िए, इनके माध्यम से तो आप अपना आप चलाएं, लेकिन संस्कृति के महत्व को समझने के लिए आपको ताकत अवश्य करना चाहिए।
अगर ये आकर्षण संस्कृति का पैदा उसमें हो जाए तो वो ताकत की बात करना शुरू करेगा और अर्थ की बात करना कम करेगा। और अर्थ के दृष्टिकोण से मैं महिलाओं के लिए कहना चाहता हूँ कि अगर उनको हम प्रेरित करें तो वो ताकत के कल्याण के माध्यम से बहुत हो सकता है। आपका आश्चर्य होगा, ब्रह्म साहित्य अकादमी ने स्वयं महिलाओं को ताकत भाषा का दिन करवाया। तो वो स्वाध्याय जो करती है तो स्वाध्याय करने में उनको क्या होता है कि ताकत से ज्ञान नहीं होता। तो जब हमने पढ़ाना शुरू किया उनको तो आप देखिए ताकत का इतना अच्छा अभ्यास करती है वो कि वो स्वाध्याय करती है आराम से। इसका प्रभाव युवा वर्ग पे भी पड़ता है। तो घर के जो बच्चे होते हैं तो कहते हैं हमारे मम्मी की ताकत पड़ रही है, अब हमारे जो हो रहा है तो उनको भी आकर्षित ताकत के प्रति बढ़ता है। मैं समझता हूँ स्कॉलरशिप सैलरी व्यवस्था है, हम अपने विद्यालयों को अच्छा पैसा दें, इससे करने से भी युवाओं में ताकत के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। आपने भी प्राकृत वाङ्मय का काफी विकास किया है, आपने काफी सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो कृपया हमारे दर्शकों को आप अपने कुछ साहित्य के बारे में अगर हमें जानकारी प्रदान कर सकें जिससे हमारे युवा वर्ग आगे के उन किताबों को पढ़कर लाभान्वित हो सकें। कुछ प्रमुख ग्रंथ जो आपके द्वारा लिखे गए हैं। मैं 10वीं छात्र विद्यार्थी हूँ। ताकत का मुझे शौक लगा तो काम शुरू किया। मैंने ताकत में सब नई शैली से काम किया, इससे कि लोगों को बिना कठिनाई दे हर काम पढ़ा सके। एक काम मैंने जरूर किया कि हम लोग भावानुवाद करते हैं। ताकत जैसे तो भावानुवाद से संतुष्ट हो जाते हैं, तो यह संस्कृत के माध्यम से पाते हैं, अनुवाद कर लेते हैं। हम ये हमारे अकादमी लोगों को कि हम कोई अनुवाद जब तक उसके व्याकरण नहीं लिखेंगे तब उसका अनुवाद नहीं करेंगे। आपको आश्चर्य होगा आर्यन जी कि हमारा हर विद्वान, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह, हर विद्वान जब अनुवाद करता है तो पहले व्याकरण देखता है उसकी और फिर उसके अनुसार अनुवाद करता है। इससे जो लाभ हो रहा है तो हमारे पंडित के सोचने लगे हैं, करे ये लड़के ये महिलाएं ये छोटे छोटे विद्वान तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हमको भी ताकत व्याकरण के माध्यम से अभ्यास अध्ययन करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं उनको अभी कठिनाई हो रही है क्योंकि उन्होंने ताकत व्याकरण का अभ्यास कम किया है, इसलिए वो हमारे साहित्य को आसानी से करने में डिफिकल्टी महसूस करते हैं। पर आपके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकों, कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम अगर आप हमें बता सकें तो आगे का जो जिज्ञासु युवा वर्ग है प्राकृत सीखने के लिए तो वो उससे लाभान्वित हो सकेगा। देखिए ताकत प्रतिदिन 16 पद्धति विद्यार्थी पढ़ेगा तो उसको ताकत से बहुत चलो तो साल मिल जाएंगे। समय सार पढ़ेगा, कौशल सार पढ़ेगा, समय सार एक अध्ययन मैंने लिखा, कौशल सार एक अध्ययन मैंने लिखा और समय सार ताकत दूसरे ग्रंथों के लिए हमने व्याकरणात्मक विश्लेषण किए। यहाँ तक कि हमने आगमों की चयनिका ही बनाई, आचारण चयनिका, दक्षालन चयनिका, कर्नाटक चयनिका, छोटे छोटे भाषाओं को व्याकरण से लोग पढ़ेंगे तो उनको व्याकरण का अभ्यास भी होगा और उनका व्याकरण का उपयोगिता भी उनको बढ़ेगी। अभी हम समझ चिंतन का काम करते हैं। अब आजकल मुझसे लिखने का काम नहीं होता तो मैं विद्यार्थी करते इस काम को, मैं संपादन करता हूँ। अभी हमने समझ चिंतन के 756 गाथाओं को पूरा किया है। बंधुओं, व्याकरण से इतिहास में जो पहला असर है इतनी बड़े ग्रंथ की व्याकरण निकाल कर उसका अनुवाद लिखा हो और आज का जरूर भारत की प्रेरणा से समझ सिस्टम को बनाया गया और गीता और धर्म के साथ साथ समझ सिस्टम का महत्व बढ़ता जा रहा है। भविष्य में समझ सिस्टम देश विदेश में पढ़ा जाएगा, जैन अध्ययन में पढ़ा जाएगा। इतने दिन पढ़ने के बजाय उस अवसर पर उसको सहयोग देने में बातें दक्षिण महाजनिया, जैन गांधी, इन सब लोगों ने उसको मिलकर के तैयार किया
और थोड़ा सा मेरा भी योगदान उसमें रहा, मैंने अंकित किया उसमें, तो मुझे भी खुशी होती है कि मैं समझ के तुझे काम करना चाहिए और मैंने किया। तो इस तरह से हम मेरे जो किताब है आचार्य दक्षिण, आचार्य संहिता, वो पॉपुलर है, पहले किसी से समझ संहिता, जिससे कि लोग छोटे छोटे ग्रंथों को पढ़कर अपना अभ्यास जगा सकते। मैं समझता हूँ अभी मैंने पुस्तकें लिखी है, कई सागर व्याकरण लिखी है, सागर रजासोम लिखा है, इसके अंदर हम प्राकृतिक सूत्रों का नई पद्धति के रिसर्च करते हैं। ये सब पद्धतियाँ काम में लिया नहीं चाहिए, लेकिन मुझे दुख है कि हमारा विद्वान इन पद्धतियों को काम में नहीं लेता है और अपने प्राचीन तरीके से चलता रहता है। आप कृपा करके जो कोशिश करें कि हमारे विद्वान हमारे द्वारा तैयार की हुई नई पद्धतियों से किताबों को पढ़ें। हाँ सर, जैसे कि आज का युवा विद्वान शोध पत्रों के द्वारा, व्याख्यानों द्वारा, पुस्तकों द्वारा कहीं न कहीं प्राकृत को प्रमोट कर रहा है, और साथ ही साथ जैसा कि कागज भाषा एक जो समाचार पत्र है प्रथम जो प्राकृत भाषा में है, जो कि प्रोफेसर अनिकांत कुमार जी दिल्ली से निकालने का प्रयास कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और साथ ही अंग्रेजी में प्राकृत टाइम्स जो कि मैं अरिहंत जैन निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो प्रयास हो रहे हैं शोध पत्रों पुस्तकों के अलावा, क्योंकि प्राकृत को जब तक हम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो लोग अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे इसके प्रति। तो ये जो प्रयास किए जा रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और साथ ही जिन भाषाओं में निकल रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं कहना चाहता हूँ, कागज भाषा का प्रयोग बड़ा उत्तम है, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि हम समाचार पत्रों की तरह से प्राकृत के अंदर समाचार दे सकते हैं। क्या प्रयास भी है, कोई चिंता मत करिए, क्यों कि अभी प्राकृत भाषा को समझने वाले लोग कम है, तो आप पहले 3-3, 4-4, 5-5 पेज पत्र निकालिए और समाचार दीजिए, और प्राकृत टाइम की अंग्रेजी में आप निकाल रहे, बहुत ही जबरदस्त बात है। अरे अगर हम विदेशी विद्वानों को हमारे साहित्य के बारे में अंग्रेजी में समझा सकें तो इससे बड़ा कोई उपयोगिता, इससे बड़ा संस्कृत की सेवा नहीं हो सकती। जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजी निकालने से क्या लाभ है, उनको पता नहीं है कि अंग्रेजी जनरेशन लैंग्वेज है, कुछ लैंग्वेज में हमारी भाषा के बारे में पता लोगों को चलेगा तो वो हमारे तरफ आकर्षित होंगे तो प्राकृत पढ़ेंगे और जाकर प्राप्त होगा। आपको जैसे मेरे पास स्लोवेनिया यूरोप एक छात्र आई आना, उसी मेरे पास ताकत पड़ी और उसने ताकत करके कंसेप्ट ऑफ टाइम इस जैनिज्म पुस्तकें लिखा। बताइए सारी ताकत मेरे पास पुस्तक लिखा, और तब डॉक्टर बंदी को एक आई मेरे पास बेल्जियम के प्रोफेसर, एक आई मेरा पोलैंड के प्रोफेसर थे, उसके मिशन में ताकत और अभ्यास दोनों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी। इससे विदेशी विद्वान आकर्षित होकर के इन चीजों को पढ़ते हैं। और मैं आपको इन बातों को बताऊँ कि दुख होता है कि मैंने इतनी नई पद्धति का प्रयोग किया है व्याकरण विश्लेषण में, लेकिन कोई विद्वान पढ़ता ही नहीं है, कोई शब्द दिखाता ही नहीं है। हम इतने पारंपरिक हैं, हम नई चीजों को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ भाई मैंने व्याकरण का काम किया, मेरे विद्यार्थियों ने व्याकरण का काम किया, उसको देखो, उसको बताओ, उसको दिलचस्प से करो, इससे ताकत हमारी बन जाए और हम भविष्य के अंदर व्याकरण से ताकत को पढ़ सकें। लेकिन हरियाणा को मुझे बताता हूँ मैं निराश हूँ, मुझे अभी तक तो विज्ञान नहीं मिला। ये कहे कि हमने ताकत आपका समय था, आपका समय था ज्ञानी का, आपका परमात्मा प्रकाश, आपका कौशल का, हमने आपकी पद्धति से कहा, डॉक्टर मीठा लगे मैंने जो कहा, तो चौहान साहब मैं तो लॉकडाउन में बैठ करके आपकी जो किताबें हैं मोक्ष पाऊँ परमात्मा प्रकाश तो उनको पढ़ता हूँ, और मुझे आश्चर्य होता है कि आपको एक एक शब्द का अर्थ दिया है, व्याकरण दिया है, इससे बड़ा महत्व क्या हो सकता है ताकत को बचाने का। लेकिन मैं चाहता हूँ इसे विद्वान उसको पढ़े, उसको पढ़ने के लिए आपको भी व्याकरण ज्ञान चाहिए। आप
आप व्याकरण ज्ञान प्राप्त करिए। आप बिना प्राकृत का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किए प्राकृत के विद्वान बनना चाहते हैं। मेरे बंधुओं, ये असंभव है और यही कारण हुआ है हमारी प्राकृत का लोप हुआ है। हम अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं प्राकृत के प्रति। मैं युवा वर्ग को ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ समय के लिए ध्यान किसी को ज्यादा ध्यान दो, अर्थात दूसरे साधने से कमा लो, व्यापार से कमा लो, सफल से सुख कमा लो, लेकिन साथ साथ में प्राकृत से जरूर पढ़े। अगर आप 10 वर्ष तक हमारे युवा विस्तार से पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूँ इतनी नौकरियां पैदा हो जाएंगी कि हमको लोग मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये उनमें भर दें आप कि आप अर्थ के साधन दूसरे साधनों से कर लें, लेकिन संस्कृति की रक्षा करने के लिए आपका हमारा ये फर्ज है। जैसे आप, मैं कहता हूँ, आप जैन दर्शन पढ़ा रहे हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, आप पढ़ाइए जैन दर्शन के पैसा कमाइए, लेकिन ताकत को तैयार करिए। आप ताकत बनिए, ताकत का विचार करिए, आप ताकत का अच्छा अभ्यास करिए। आप ताकत का अच्छा अभ्यास नहीं करते हम क्या करते, पुराने ग्रंथों के अनुवाद हमारे पास है, उनको पढ़ते रहते हैं। बंधुओं से काम नहीं चलेगा। मेरी अकादमी से 200 किताबें ताकत की पब्लिक जाए, 200, लेकिन मैं सबको सुन देखता हूँ, सबको देखता हूँ, लेकिन किसी विद्वान ने आज तक कुछ लोगों ने कहा, ने कहा, उदय सिंह ने कहा, फूलचंद जी ने कहा, साथ में फूलचंद जी तो बड़े बड़े प्रेमी है। ऐसे ये कहते हैं हमेशा, सर सवाल जी आपने क्या काम कर रहे हो, बेकार का काम कर रहे हो, आपने तो सुंदरमय के काम करना शुरू किया। ऐसे 2-3 लोग भी हैं जो उनको प्रोत्साहित करते हैं। सागर है, अनुदान भी कई बार जाके कहता है, और अब आप नए साल चल रहे हैं तो आप भी इस बात को करने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे क्या होगा कि हम जो कुछ काम हमने किया है, हमारे विद्वानों ने किया है अकादमी में बैठकर, उन विद्वानों को भी मालूम पड़ेगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं और हमको कैसे सुधार करना है। अगर आप हमारी गलतियों को बता सकेंगे तो हम बहुत खुश होंगे। हम आपको उसके लिए प्रशिक्षित करेंगे। आचार्य विद्यानंद जी ने ताकत दिवस को मनाने का कार्यक्रम चालू किया था, लेकिन मुझे खेद है अभी तक ताकत दिवस का व्यापक प्रचार हम नहीं कर पाए और हमारे सब संस्थाएं ताकत दिवस नहीं मनाते हैं। हम प्रेरित करें कि ताकत दिवस मनाए और आपने जो श्रृंखला चालू किया है ताकत दिवस के उपलक्ष्य में, उस श्रृंखला से संभव किया भविष्य में लोग ताकत दिवस मनाने को झुकेंगे और यही तरीका है किसी भूमि चीज के द्वारा से लोगों को याद दिलाने का। मैं 92 साल का आदमी हूँ, लेकिन मुझसे लगा कि एक आदमी इतना आतुर है हमारी बात को सुनने के लिए, तब लेकिन मैं आपको बताता हूँ लेकिन मुझको इतना आनंद है कि मुझे कोई थकावट नहीं है। मुझे कोई थकावट नहीं है। मुझे लगा कि एक आदमी पैदा कर हुआ बॉम्बे विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारी बात को सुनना चाहता है। अच्छी बात है। सुनना चाहते हैं आपकी वाणी को। बिल्कुल पूरा देश एक तरीके से जो भी इस विषय में, इस फील्ड में है, इस क्षेत्र में है, वो सभी आपसे ऑलरेडी परिचित हैं और आपको सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा है अरियन जी, अरियन तुमने जो कार्यक्रम चलाया है ये तुम्हारी सूझबूझ है। तुम बॉम्बे यूनिवर्सिटी में चले गए, इस कारण से तुम्हारी सूझबूझ है। और वहाँ बैठ कर तुम आधुनिक विद्वानों के साथ रहते हो तो आपको पारंपरिक जो हमारे विद्वान है वो चीजों को बहुत देर से पसंद करते हैं, लेकिन आधुनिक विद्वान इन चीजों को पसंद करता है क्योंकि हमको एक्सप्रेशन का मार्ग चाहिए, हमको एक्सप्रेशन के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई तरीका चाहिए। हम अपनी बात कहें तो किसको कहें जी सर, हम किताबें कब तक पढ़ते रहेंगे। इसलिए आप बॉम्बे यूनिवर्सिटी में रहें और वहीं काम करते रहे, ये चाहता हूँ।
मैं आपको आखिरी वाक्य बोल देता हूँ। जी जी। पाइये कव्वच नमो, पाइये कव्वम च निंदियम जैन, नाम किए पनमामो, परियों ये भी जाने थी। साक्षात्कार को नमस्कार, साक्षात्कार जो ने लिखा है उनको नमस्कार, साक्षात्कार जो पढ़ के जानते हैं उनको मैं नमस्कार मैं करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये काम आपका अच्छा चलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वाद के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने आज अपने व्याख्यान द्वारा प्राकृत भाषा की उपयोगिता के विषय में इतने रोचक और इतने सुंदर और सरल ढंग से हम सबके समक्ष रखा। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि इस लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थिति में भी आपने हमारे आग्रह को स्वीकृति प्रदान की और अपने अनुभव युक्त और संदेशात्मक व्याख्यान से हम सभी को लाभान्वित किया। निश्चित ही आपका ये व्याख्यान एक प्रकाश स्तंभ की तरह भावी पीढ़ी को प्राकृत भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करेगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इस आपके व्याख्यान से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, उन सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इतने सुंदर व्याख्यान को बहुत अच्छे से सुना, और आप शुरू में भी जितनी भी श्रृंखलाएं हुई हैं उससे भी आप लोग काफ़ी सारे जुड़े रहे हैं और हमें सपोर्ट किया है। बहुत सारे लोग आपको नमन और आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं इस सुंदर व्याख्यान के लिए। और ये जो श्रृंखला है, ये व्याख्यान का क्रम यूं ही आगे भी चलता रहेगा। मेरी आप सबसे एक अनुरोध है कि अगर आप इस व्याख्यान को सुन पाए हैं या किसी कारणवश नहीं भी सुन पाए हैं लाइव, तो आप इस पेज पर आकर पुनः ये तीनों श्रृंखला जो चली है, तीनों व्याख्यान श्रृंखला है, ये आप पुनः उन सभी विद्वानों को अलग अलग विषय जिन्होंने अलग अलग विषय में अपने व्याख्यान दिए हैं उन सभी को पुनः सुन सकते हैं। आप सुनिए, अपने मित्रों को सुनाइए और इस पेज से जुड़िए, लाइक कीजिए, जुड़िए, क्योंकि आगामी जो श्रृंखला होगी, आगामी जो क्रम है हमारे व्याख्यान का, उससे आप लाइव जुड़ सकेंगे। आपको नोटिफिकेशन आ पाएगा कि हम लाइव हो चुके हैं और आप उसको लाइव सुन सकेंगे। और आगे की श्रृंखला यूं ही हमारा क्रम व्याख्यान का चलता रहेगा। आप लोग यूं ही जुड़े रहिए और हम लोग पुनः उपस्थित होंगे एक नए विशिष्ट विद्वान के साथ, एक नए विषय के साथ जो हम सभी को लाभान्वित करेगा। नमो जिडाणम।